हेलो वीवर्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीवर्स, आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक ऐसा कोर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिलेबस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। आज हम बात करेंगे इंडियन एस्थेटिक्स की, जो हमारी सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एरिस्टोटल को पढ़कर थक चुके हैं तो आज का ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि यह आपके अपने रीजन के नज़रिए से है। आज हम समझेंगे भरत मनी की किताब नयस्त्रा और उसकी मशहूर रासा थ्योरी। चलिए हम की फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमारे सामने आता है इंडियन एस्थेटिक्स। सबसे पहले ये समझेंगे एस्थेटिक्स क्या है। इसका सादा सा मतलब है खूबसूरती और साइंस ऑफ ब्यूटी। इंडियन एस्थेटिक्स हमें ये बताती है कि जब कोई आर्ट हम देखते हैं, चाहे वो ड्रामा हो, फिल्म हो या डांस, तो हमें सुकून क्यों मिलता है, या हम क्यों रोते या हंसते हैं। वीवर्स, वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न एजुकेशन में एरिस्टोटल के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, लेकिन वीवर्स इंडियन एस्थेटिक्स की कहानी बात करती है रूह पर, जिसे हम कहते हैं रास्ता, यानी कि एक स्पिरिचुअल थ्योरी भी है। अब हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र के सोर्स के बारे में। ये दुनिया की कदीम तरीन किताबों में से एक है, यानी सबसे पुरानी किताबों में से एक है, जो ड्रामा, म्यूज़िक और डांस पर लिखी गई है। इसकी अहमियत की वजह से इसे फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है। ऑर्थर की बात की जाए तो वो है भारतमणि। ही वॉज एन एंशियंट Indian sage and musicologist, and he is often considered the father of theoretical arts. उन्होंने नाट्यशास्त्र को लिखा ताकि एक कंप्लीट गाइड दे सके परफॉर्मर्स को और राइटर्स को। वीवर्स, आप इस बुक को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो राइटर है वो एक शेफ़ है, और जो एक्टर्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो ऑडियंस है वो उस खाने को चखने वाली है, और जो उसका टेस्ट है उसको रासा कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है इस बुक में। चलिए वीवर्स, अब हम पढ़ते हैं नाट्यशास्त्र की डेफिनेशन। नाट्यशास्त्र एक एंशियंट संस्कृत जुबान में लिखी गई एक बहुत ही पुरानी किताब है, जो ड्रामा, डांस और म्यूज़िक के प्रिंसिपल्स पर मबनी है। और वीवर्स, इसके ग्रेट स्पिरिचुअल और एजुकेशनल वैल्यू को देखते हुए इसे फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है। आप इसे आर्ट की दुनिया में कानून की किताब समझ सकते हैं। इसकी रूहानी और तालीमी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे फिफ्थ वेदा कहा जाने लगा। आप इसे एक ईजीएस्ट एग्जांपल के थ्रू समझें। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए एक रोल बुक होती है, यानी आपने क्रिकेट किस तरह से खेलनी है, एक रूल बुक होती है जो बताती है नो बॉल क्या है या आउट कैसे होता है। बिल्कुल वैसे ही नाट्य शास्त्र वो किताब है जो बताती है कि एक परफॉर्मेंस को बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं रसातिया हाय की, कि आखिर वो क्या है। यह नाट्य शास्त्र का एक ख़ास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो मुकम्मल तौर पर रासा थ्योरी पर बात करता है। ये हमें समझाता है कि कोई भी टैलेंट देखने वालों के दिल में जज्बात कैसे पैदा करता है, यानी कि किस तरह से एक चीज़ को दिखाया जाए कि वो इंसान के जज्बात को उभारे। एक सिंपल सी वजाहत लीजिए। रस का मतलब है जायका या टेस्ट, निचोड़। ये हमें बताता है कि एक एक्टर की अदाकारी देखने वाले के दिल में कौन सा टेस्ट या फीलिंग पैदा करनी है। फ़र्ज़ करें आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। फिल्म के सीन्स, अंधेरा और हॉरर आवाज़ें मिलकर आपके अंदर जो डर की फीलिंग्स क्रिएट करती हैं, इस पूरे अम्ल और एहसास को समझने का नाम रसातिया है। यह चैप्टर बताता है कि डायरेक्टर ने वो माहौल कैसे बनाया कि आपको डर महसूस हुआ। सो व्यूअर्स, नाट्य शास्त्र ड्रामा और म्यूज़िक की सबसे पुरानी और बड़ी किताब, जिसे फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है, रसातिया है वो चीज़ जो सिर्फ इंसानी जज्बात और आर्ट के ताल्लुक को समझाता है। ये जानना कि परफॉर्मेंस देखने वाले के दिल पर क्या असर डालती है। अब सवाल ये है कि रासा, रस, असल में है क्या। लफ्ज़ी तौर पर रस का मतलब है निचोड़, ज्यूस और फ्लेवर। इस बात को समझने के लिए शेफ़ एनालॉजी वाले एग्जाम्पल को गौर से सुने। फ़र्ज़ करें आप एक लजीज टेस्टी खाना खा रहे हैं।
इस खाने की मिसालें और इंग्रेडिएंट्स अपनी जगह हैं, लेकिन इन सब को मिलाकर जो एक ख़ास टेस्ट आपकी ज़ुबान महसूस करती है वो रस है। बिल्कुल इसी तरह लिखने वाला राइटर एक शेफ़ की तरह है। एक्टर्स, वर्ड्स और म्यूज़िक इंग्रेडिएंट्स हैं, और इन सब के मिलाप से देखने वाले ऑडियंस के दिल में जो एक ख़ास कैफ़ियत या जज़्बा पैदा होता है, इसे हम रासा कहते हैं। आइए अब हम रासा थ्योरी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका असल मकसद बहुत ही सादा अल्फाज में समझते हैं। इसका मकसद ये समझाना है कि एक एक्टर या राइटर अपने टैलेंट के ज़रिए देखने वालों के दिल में मखसूस जज़्बात कैसे पैदा करता है। ये थ्योरी बताती है कि आर्ट का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि देखने वाले को एक ऐसी ज़हनी कैफियत में ले जाना है जहाँ इसे दिली सुकून और खुशी मिले। इसका मकसद ये वाज़िया करना है, क्लियर करना है कि जैसे खाने का असल मकसद इसका टेस्ट है, वैसे ही किसी ड्रामे या पोइम का असल मकसद वो फीलिंग्स, वो थॉट्स, वो एहसास है जो आप देखने वाले के दिल में महसूस करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई कॉमेडी फ़िल्म देख रहे हैं, तो इस फ़िल्म का पर्पस आपको सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपके अंदर हास्य रस का एक एलिमेंट है, जिसे कहते हैं हंसी का जायका पैदा करना, ताकि आप फ़िल्म ख़त्म होने के बाद भी हंसते रहें और ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करें। भरतमुनि ने आज बुनियादी जज्बात या रस बताए हैं जो एक टैलेंट को देखकर हमारे अंदर पैदा होते हैं। फर्स्ट वन इज श्रृंगार, लव एंड रोमांस। हास्य, सेकंड वन कॉमिक एंड लाफ्टर, यानी हंसी और मजाक। थर्ड वन इज कैरोना, दुख, गम और हमदर्दी, यानी सॉरो एंड कंपैशन। फोर्थ वन इज रुद्रा, गुस्सा और फरी, यानी एंगर एंड फरी। Then there is Veera. Veera is for heroism and bravery, यानी बहादुरी और दलेरी. Then there is भयानका, खौफ और डर, fear and terror. Then there is विभत्सता, for नफरत and aversion. Then there is अद्भुता. अद्भुता is for अद्भुत, जैसे हम कहते हैं अद्भुत, wonder and amazement. वीवर्स, बाद में ना कुछ लोगों ने इसने शांता यानी सुकून और अमन को एज एन 9 एलिमेंट्स ऑफ रासा के तौर पर भी इंक्लूड किया था। तो वीवर्स, ये था इंडियन एस्थेटिक्स का एक आसान सा टॉपिक, जहाँ वेस्टर्न कल्चर हमें अपने प्रिंसिपल्स में उलझा देते हैं, वहीं भरतमुनि ने हमें बताया कि आर्ट का असल पर्पस इंसान के अंदर एक ख़ास किस्म की फीलिंग्स को क्रिएट करना होता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इन 8 क्लासेस को मज़ीद एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।